हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खुश हैं, स्वाद ले रहे हैं, बढ़िया हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं और अपना टाइम बढ़िया स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो मैं देखो आपको एक नई वीडियो बनाना चाहता था। इस वीडियो में मतलब एक नई वीडियो बनाने की सोच रहा था मैं। तो सबसे पहले मेरे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है शेयर करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, आप मेरी जैसे कि देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये मैंने नया चैनल बनाया है, मुझे भी 2-3 महीने हुए हैं। तो इसको आप देखें, पसंद करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जो भी इस तरह के कंटेंट में मतलब इंटरेस्टेड है, मैंने बहुत चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। मैंने पूरी अपनी जर्नी, बोले तो पूरी अपनी यात्रा में कैसे कैसे यूएस में आया, कैसे कैसे मुझे दिक्कतें हुई, मैंने बहुत चीज़ें शेयर करी है। आप अपना देख लेना, समझ लेना। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कुछ सीख पाएंगे मेरे चैनल से। तो एनीवे मैं अब जो वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, मैं यूएसए की बुराई करने वाला हूँ। मैं अगेन आपको, अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे यूएस में आए 12 साल हो गए हैं। ठीक है, तो 12 साल से सोचो मैं यूएस के बारे में स्टडी ही कर रहा हूँ। मतलब हर दिन मैं कुछ नया ही देखता हूँ या सीखता हूँ, या कोई इशू से डील कर रहा हूँ। जैसे मैंने घर लिया यूएसए में, गाड़ियाँ ली हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी होने के बाद कितनी चीज़ें होती हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता इंडिया में। और अगेन इंश्योरेंस हुआ या और कोई दिक्कतें हुई यूएस के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। मैं 12 साल से नौकरी भी करता आ रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने बहुत सारी नौकरियाँ भी चेंज करी है यूएस के अंदर। तो मतलब वो भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और मुझे लगता नहीं मैं सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर पाऊंगा इस वीडियो में। लेकिन देखो मैं करता हूँ, कितनी जितनी भी हो सकेंगी थोड़ा जल्दी करूंगा, मैं कोशिश करूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होगा। तो देखो जी, सबसे पहले शुरू करते हैं हम अमेरिका के अंदर ड्रग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे ड्रग का जो फंडा है बहुत बड़ा है। मैं रहता हूँ ओमाहा नब्रास्का के अंदर। नब्रास्का पड़ता है जी यूएस के बिल्कुल बीच में। ठीक है, मैंने एक वीडियो भी आपको शेयर करूंगा, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आप अगर इंग्लिश में ये वीडियो, ये आप इसको आराम से देख लेना अगर आपको मन करे तो। इसमें जो यूएस जो बता रखा है नब्रास्का, क्योंकि बिल्कुल यूएस के बीच में पड़ता है ना, तो जितने ड्रग्स की जो स्मगलिंग होती है यहाँ पे, वो मेन नब्रास्का ओमाहा से निकल के जाता है बहुत ड्रग्स। अच्छा, ड्रग्स यहाँ पे क्यों इतना कॉमन है मैं आपको वो भी बताता हूँ। क्योंकि जो यूएस के साथ पड़ गया जी आपका बॉर्डर हो गया मेक्सिको का। तो मेक्सिको बिल्कुल साथ साथ लगता है। मेक्सिको ऐसा है जैसे मेक्सिको भी गया हूँ मैं 2-3 बार, मैंने क्रूज व्रूज लिए यहाँ पे। तो मैं मेक्सिको भी गया हूँ। तो मेक्सिको मतलब ऐसा है देखने में जैसे अपने इंडिया आ गया। बिल्कुल वहीं की तरह दुकानें बन रही है। ठीक है, लोग बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, पैदल पैदल रोडों पे गाड़ियां चल रही है, मतलब बिल्कुल ही सेम। यूएस तो बहुत अलग है, यूएस कनाडा तो बिल्कुल सिमिलर है लेकिन बहुत अलग है। मेक्सिको बिल्कुल ऐसा जैसे इंडिया है। तो मतलब दवाइयाँ सस्ती है वहाँ पे। ठीक है, मतलब जुगाड़ टाइप, मतलब जो बोलते हैं ना अपने, बहुत जुगाड़ू काम होते हैं वहाँ पे। मतलब जुगाड़ से कोई भी चीज़ ठीक करानी है, किसी मैकेनिक को बुलाया, मिस्त्री को बुलाया, उसने वो चीज़ ठीक कर दी। तो मतलब अपना बहुत इंडिया वाला हाल है। मेक्सिको में तो होता क्या है, मेक्सिको बिल्कुल साथ साथ हो गया। ठीक है, तो बहुत लोग स्मगलिंग करते हैं जो ड्रग्स बनता है। अब मुझे नाम नहीं पता, अलग अलग टाइप के ड्रग्स भी बहुत तरह के होते हैं, एक नहीं होता। हीरोइन हो गया, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। वो सब जो होते हैं ना, ये दूसरी कंट्रियों से लाते हैं माल। चाइना वाइना से कुछ सामान आया, कोई किसी कंट्री से आया और ये मेक्सिको में असेंबल करा। इस पे पूरी की पूरी एक्चुअली डॉक्यूमेंट्रीज हैं। आप कभी देखना चाहो तो नेटफ्लिक्स पे डाल सकते हो, ड्रग प्रॉब्लम्स के नाम से। बहुत मैंने देखी है कि कैसे प्रॉपर लोग ना स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स कैसे यूएस के अंदर लाते हैं। मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे ड्रग का बड़ा फंडा है। यहाँ पे लोग पता है स्कूल से ही गांजा वांजा पीना शुरू कर देते हैं। अब मेरी वाइफ तो यहाँ की लोकल है। ठीक है, अमेरिकन है मेरी वाइफ, तो उसका जन्म यहीं पे हुआ है। तो उसके भाइयों बहनों को या उनके रिलेटिव को तो मैं सबको जानता हूँ, मतलब सबसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो अपने इंडिया में तो देखो वीड जो होती है, गांजा होती है, इलीगल इलीगल है। यूएस में क्या है, बहुत सारी स्टेट्स है जहाँ पे जो आपका जो गांजा है लीगल है। ठीक है, लीगल वीड इन यूएसए मैप। तो ऐसे करके मैं डाल देता हूँ दिखाने के लिए आपको क्विकली। मेरे यहाँ नेब्रास्का में तो इलीगल है, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स है यहाँ पे। देखो ये आप मैप देख सकते हो। तो देखो जी, लीगलाइज ये दिखा रहा है ना, देखो ये कितनी स्टेट्स दिखा रहा है। जो ये डार्क ग्रीन कलर है, इन सारी स्टेट में जो जो वीड है, गांजा है, वो लीगल है। अच्छा, मैं कुछ टाइम पहले कोलोराडो में गया था घूमने के लिए। कोलोराडो में क्या था, वहाँ तो मतलब लोग बैठे बैठे फूक रहे हैं गांजा। दुकानें बन रही है गांजे की, गांजा खरीदो वहाँ तो खुल्लम खुल्ला लोग पी रहे हैं, मतलब ठीक है जो है भी है। अपना आप अपना कमेंट डाला। मैं ऐसे कनाडा में भी गया था घूमने। कनाडा में भी बहुत चीज़ें लीगल हैं, बिल्कुल दुकानें बन रही है रोडों पे, दुकानों पे आप गांजा खरीदो पियो, कोई दिक्कत नहीं। इवन ऑनलाइन डिलीवरी हो रही थी वहाँ तो। वहाँ पे ऐप पे तुम ऑर्डर कर दो, थोड़ी देर में आपके घर में, आधे घंटे 1 घंटे में, और गांजा आ जाएगा। मुझे ये भी नहीं पता था गांजा के जो होता है ना, वो एक्चुअली फ्लावर होता है, फूल होता है। उसकी पत्तियां वत्तियां भी लोग खाते हैं, लेकिन जो मेन गांजा जो होता है वो फ्लावर होता है। तो वो भी करते हैं।
तो ठीक है, मतलब बॉटम लाइन, यहाँ ड्रग्स की बहुत प्रॉब्लम्स है। लोग स्कूल से गांजे वांजे शुरू कर देते हैं, फिर आने वाले टाइम में जैसे जैसे उसका असर कम होता है ना, तो यहाँ पे ड्रग शुरू कर देते हैं, क्योंकि ड्रग यहाँ की इकोनॉमी के हिसाब से सस्ता पड़ता है। मैक्सिको मैक्सिको में इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत कम पैसों में होती है। वो यूएस में स्मगलिंग करके उसी ड्रग्स को वो बहुत बड़े पैसे में बेचते हैं, क्योंकि यहाँ का जो डॉलर है वो स्ट्रांग है। तो इसलिए यहाँ पे ड्रग का बहुत फंडा है, तो यहाँ पे ड्रग्स बेचते हैं, और एक बार किसी ने ड्रग्स ले लिया तो उसकी उसको लत पड़ जाती है इतनी तगड़ी, तो मतलब लोग अपनी नौकरी छोड़ने को तैयार, घर बेचने को तैयार, मतलब पूरा मैं इस पर 1 घंटा बोल सकता हूँ, मतलब बहुत दिक्कतें हैं ड्रग्स की। तो मतलब अगर आप यूएस आते हो या जो भी है, मतलब इन चीज़ों से दूर ही रहो तो अच्छा है, इनसे तो मतलब डील ही ना करो। और यहाँ लोग इलीगली बहुत बेचते हैं रोडों पे, मतलब बहुत जगह होता है ऐसा। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पे जी, इलीगल इमिग्रेंट्स। इलीगल इमिग्रेंट्स क्या होता है, जैसे जी देखो मैं आया था यूएस में लीगल, मैं तो यहाँ आया फियांस से वीज़ा पे, और फिर मेरी शादी वादी हो गई थी, तो मैं तो ऐसे आया था। लेकिन बहुत लोग यहाँ पे होते हैं जो डंकी बोलते हैं ना, जैसे डंकी के थ्रू आना वो होता है। और यहाँ पे जो बॉर्डर इलीगली क्रॉस, जैसे मैक्सिकन्स होते हैं बहुत सारे, जो ये आपने सुना भी होगा, ट्रम्प व्रम्प ये कह रहा है दीवार बनाने के लिए ऐसा कुछ। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इलीगल आते हैं, इलीगली यूएस में आते हैं। तो यूएस से, क्योंकि सबको पता है भाई यहाँ पे अच्छे पैसे मिलते हैं, यहाँ की जॉब अच्छी है, यहाँ की सैलरी अच्छी है, यहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है। तो मेक्सिको हुआ या साउथ अमेरिका हुआ, नीचे जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से लोग सोचते हैं कि किसी तरह कूद वूद के बॉर्डर वॉर्डर से निकल निकल के यहाँ पे आना। बहुत तरह के मतलब इश्यूज़ हैं यहाँ पे, तो लोग मतलब दूसरी कंट्रियों से भाग भाग के यहाँ पे आना चाहते हैं। तो इस चीज़ का यहाँ पे बहुत इश्यूज है, इसलिए यहाँ पे लीगल इलीगल का बहुत फंडा है। तो मतलब इलीगल लोगों को यहाँ पे नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है, गाड़ी वाड़ी नहीं मिलेगी यहाँ पे, क्योंकि लाइसेंस नहीं बनेगा आपका, लाइसेंस नहीं बनेगा तो आपको गाड़ी मतलब नहीं चला सकते रोड पे। मतलब खरीद सकते हो इलीगली, मतलब किसी से कह के खरीद लो, लेकिन तुम उसको जब एक्टिवेट कर, मतलब अपने अपने नाम पे उसको रजिस्टर कराओगे तो वहाँ दिक्कत आएगी, घर नहीं ले सकते, तो यहाँ पे कहीं नौकरी नहीं कर सकते, या मतलब बहुत चीज़ों में यहाँ पे लीगल इलीगल का फंडा होता है। और अभी कुछ टाइम पहले याद है अफगानिस्तान में कुछ हुआ था ना, कुछ दंगे वंगे हो रहे थे, तो इन्होंने पूरा का पूरा प्लेन भर के मतलब यूएस में बुला लिए थे, पूरा प्लेन। आपने, मैं हो सकता है कोई फोटो लगा दूंगा, मतलब पूरे लोग अफगानिस्तानी को भर के ये यूएस में ले आए, तो उन सबके इन्होंने ग्रीन कार्ड लगा दिए। अब देखो वो ठीक है, उन्होंने अच्छा करा, बहुत सारे अफगानीस यूएस में आ गए, लेकिन अब बुराई क्या है, अब यहाँ पे मतलब ना, मैं मुझे कहीं भी मैं स्टोर में जाता हूँ तो मुझे बहुत अफगानीस मिलते हैं। वो अच्छी बात है अफगानिस, लेकिन वो बहुत सारे लोग ऐसे जिनको इंग्लिश भी नहीं आती। चलो वो भी कोई बात नहीं जी। तो उसके बाद क्या होता है, फिर जब नौकरी वोकरी करने आप निकलते हो बाहर, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लो जॉब्स मिल जाती है, तो वहाँ पे फिर आपको नहीं मिलती नौकरियाँ, क्योंकि ये भर रहे हैं लोगों को, दूसरी दूसरी कंट्रियों से ला के भर रहे हैं, जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनके पास स्किल्स नहीं है, जो टैलेंटेड नहीं है। ठीक है, आपने कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रखी इन लोगों ने, ये तो मतलब बस नॉर्मल देसी लोकल बंदे हैं अफगानीस के, ये तो बस ठीक है अमेरिका के चक्कर में यहाँ पे आ गए, इनके इन्होंने ग्रीन कार्ड बनवा दिए। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के लोग भरे हुए हैं, वो भी चलो ठीक है, लेकिन पता है जब लोग स्किल्ड नहीं होते ना, तो वहाँ दिक्कत होती है। अब यूएस में आप रह रहे हो, बात नहीं कर रहे। कुछ टाइम पहले मैं स्टोर में गया था सैम्स क्लब, वहाँ पे एक अफगानी एक बुजुर्ग आदमी था, ठीक है, उसको इंग्लिश का तो एक शब्द नहीं आ रहा है, फिर मुझे लगा हो सकता है हिंदी बोलता होगा, तो उसको धनिया लेना था एक्चुअली, धनिया को इंग्लिश में बोलते हैं सलेंट्रो। अब उसको बोलना नहीं आ रहा, समझ नहीं पा रहा, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो फिर वो एक लेडी मुझे बोल रही कि उसका लगा ना मैं भी हो सकता है इसकी लैंग्वेज बोलता हूँ, तो उसने मुझे अप्रोच किया, तो मैंने उसको बोलने की कोशिश करी, उसको हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती। अब उसकी लैंग्वेज जो भी है वहाँ की, जो अफ़गानिस्तान की होती है, मतलब वो है, ठीक है, ये इश्यूज होते हैं इमिग्रेंट्स के थ्रू। अच्छा, दूसरा हो क्या होता है, जब यहाँ पे बहुत सारे एक ही मतलब ग्रुप के लोग हो जाते हैं ना, जैसे मान लो इमिग्रेंट्स, मान लो अफगानीज हो गए, तो वो क्या करते हैं अपने अमेरिका को, अच्छा यहाँ पे रहो वो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पता है यहाँ को बदलो मत। वो फिर क्या करते हैं, वो गुंडागर्दी वाली चीज़ शुरू होते हैं। मैंने बहुत जगह देखे हैं मैक्सिकन्स जो होते हैं वो अपने गाड़ी के ऊपर पे झंडे लगा लगा के घूम रहे हैं, ठीक है, कि भाई जैसे हमारा मैक्सिको जिंदाबाद टाइप थिंग, घरों के बाहर अपने झंडे लगा लगा के घूम रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ें गलत है। गुंडागर्दी मतलब शराब वराब पी के रात को लड़ाइयाँ करते घूम रहे हैं यूएस के अंदर, हैं, ये चीज़ें फिर शुरू हो जाती है। कुछ टाइम तक ठीक है, तो मतलब यहाँ पे रहो, खुश रहो, सब कुछ रहो, लेकिन जी यहाँ के स्टाइल में रहो। मतलब तुम अमेरिका में आए हो तो अमेरिका के स्टाइल में रहो। अमेरिका को अपना मैक्सिको या अमेरिका को तुम अफगानिस्तान मत बनाओ। मैं ऐसे एक दूसरे किसी गेट टुगेदर में गया था, तो वहाँ तो मतलब गाने वाने चल रहे हैं, लोग मतलब जैसे आतंकवादी होते हैं ना, मतलब ऐसे काले काले कपड़े पहन के, मुंह पे कपड़े वपड़े बांध के ऐसे घूम रहे। मतलब मैंने इतने, मैं तो अमेरिका की बात कर रहा हूँ, मैं तो कभी गया भी नहीं अफगानिस्तान ऐसी जगह पे। तो मतलब वहाँ पे तो मैंने देखे इतने मतलब अफगानीज घूम रहे हैं कपड़े वपड़े पहन के, वहाँ के उनके उनके गाने वाने चल रहे हैं। मतलब ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं दूसरी कंट्री में आ गया। मतलब मैं तो खुद हैरान हो गया था, मतलब मुझे तो बल्कि डर लग रहा था कि यार मैं कहाँ आ गया हूँ, मतलब यहाँ से निकलो, मतलब ऐसी भी सिचुएशन हो जाती है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
ये इश्यूज होते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के थ्रू। ठीक है, अगला टॉपिक मैं आपको शेयर करूंगा, एक्सपेंसिव लॉयर्स। यहाँ पे जो वकील होते हैं वहाँ कितने महंगे यहाँ वकील्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अमेरिका में क्या होता है, सू सू बोले तो SUE, मतलब केस कर देना एक दूसरे के ऊपर बहुत कॉमन है यहाँ, बहुत आसान होता है केस करना। मतलब मैं अपने पड़ोसी के ऊपर केस कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर केस कर सकता है, मतलब छोटी छोटी बातों पे यहाँ केस हो जाते हैं। छोटी छोटी बात, मतलब मान लो उसकी लकड़ी कोई कोई साइडिंग टूट गई, या मैंने कुछ कूड़ा फेंक दिया, ठीक है, और उसने, उसका गुस्सा है, उसने मेरे ऊपर केस डाल दिया इस बात के ऊपर। या उसका कुत्ता बहुत भौंक रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैंने उसके ऊपर केस डाल दिया कि जिसका कुत्ता बहुत भौंक रहा है। मतलब छोटी छोटी बातों पे जो हम सोचते भी नहीं है इंडिया में, वहाँ इन बातों के ऊपर केस हो जाता है। मान लो तुम स्टोर में जाते हो, दुकान पे जाते हो, वहाँ छोटी छोटी मोटी तुम्हारी किसी से बहस हो गई, वो पैसे नहीं दे रहा, ठीक है, उस बात के ऊपर आप केस डाल सकते हो उसके ऊपर कि भाई मैं तेरे ऊपर केस डाल देता, तूने मेरे पैसे क्यों नहीं दिए हैं, या तूने मुझसे झूठ क्यों बोला, या तूने मुझसे क्लियर क्यों नहीं बात बताई है, या मेरा क्रेडिट कार्ड ले लिया है। मतलब कोई भी छोटी छोटी बातों पे यहाँ पे केस बहुत जल्दी हो जाती हैं। गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी किसी की थोड़ी सी भिड़ गई, वो ठीक है, तुम उससे बात करके वहीं निपटा लो, वो बात अलग है, पैसे वैसे दे दो, नहीं तो उसी बात के ऊपर केस चलते हैं यहाँ पे। तुम गाड़ी ठीक चला रहे हो, वहाँ किसी ने उधर से ठोक दी गाड़ी, अपने इंडिया में तो ठीक है जी, थोड़े बहुत पैसे दे के सेट करा लिया, काम खत्म। यहाँ पे इसी बात के ऊपर केस बन जाते हैं, फिर लोग कोर्ट में घूम रहे हैं वो चक्कर काट रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत फंडा है। फिर उसके बाद लॉयर्स यहाँ बड़े महंगे हैं, तो लॉयर्स की बहुत यहाँ पे महंगाई है, तो इसलिए यहाँ पे सरकारी लॉयर्स होते हैं जो फ्री के होते हैं, इंडिया में भी वही है। लेकिन यहाँ के जो प्राइवेट लॉयर्स हैं बड़े महंगे पड़ते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में केस चल पड़ते हैं। तो मतलब आप चेक कर लेना, मतलब लॉयर्स का बड़ा फंडा है यहाँ पे। लॉयर्स बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं यहाँ USA के अंदर। चलो जी, अगला टॉपिक हम लेते हैं, मेडिकल सिस्टम। यहाँ का जो हॉस्पिटल के बिल्स हुए, डॉक्टर्स के बिल्स हुए, वो कितने बुरे महंगे हैं यहाँ पे। मतलब मैं तो आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता इस बारे में। वो चीज़ आपको जब भी समझ आओगे जब आप मतलब इस लेवल पे पहुँचोगे। मतलब मुझे ये चीज़ें नहीं समझ आती थी इंडिया में भी। मान लो देखो, छोटा मोटा आपके पेट वेट में दर्द है तो ठीक है, आपने ओवर द काउंटर दवाई लिया है यहाँ से, ठीक है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई और दिक्कत है तो यहाँ पे डॉक्टर के बिना तो आपको दवाई मिलेगी ही नहीं। अच्छा, डॉक्टर से बात करने के लिए यहाँ की अपॉइंटमेंट फीस कम से कम 100, 150, 200 डॉलर की होती है। या तो आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस के पास यहाँ पे 25, 30 या 50 डॉलर लेते हैं डिडक्टेबल, मतलब एक टाइम कोपे बोलते हैं, कोपे लेते हैं वो। कोपे के बाद आप डॉक्टर के पास जाओ, फिर वो लिख के देगा कि ये दवाई लेनी है, फिर वो मिल जाएगी दवाई। अगर वो नहीं है इंश्योरेंस, तो 100, 150, 200 डॉलर सिर्फ बात करने की फीस है डॉक्टर से। फिर वो जो दवाई आएगी, दवाई बड़ी महंगी है यहाँ पे। मतलब इंश्योरेंस के बाद तो सस्ती है, लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं है तो वही दवाई आपको हो सकता है 70 डॉलर की हो, 80 की हो, 100 डॉलर की हो। अच्छा, मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरी बेटी का जन्म US में हुआ था, ठीक है, तो हमारे पास ऑफ कोर्स इंश्योरेंस था। तो इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे जैसे हम हर अपॉइंटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, तो वो एक चार्ज करता था हमारे इंश्योरेंस कंपनियों के, भाई इनके इतने पैसे बने हैं। तो मतलब मैंने शुरुआत से एंड तक 9-10 महीने जो भी लगते हैं, शुरू से एंड तक हर हफ्ते अपॉइंटमेंट देते हैं, हर महीने हर हफ्ते में मतलब बुलाएंगे, चेकअप करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, जो भी मतलब होता है चेकअप वेकअप करना, वो सब करा इन्होंने। और वो सब करते हैं ये। और उसके बाद उन्होंने हर बिल इंश्योरेंस वालों को भेजा। तो मैंने शुरू से एंड तक मैंने हिसाब लगाया था, जो टोटल खर्चा हुआ मेरी बेटी का ऑलमोस्ट $22,000 खर्चा हुआ था एक साल के अंदर, लगभग लगभग 8-10 महीने जो भी लगता है ना, 11 महीने जो भी लगे टोटल, मतलब उसका ऑलमोस्ट 20-22 हज़ार डॉलर चार्ज करा था शुरू से एंड तक का। तो मतलब उसको जितनी उन्होंने दवाइयाँ दी हैं, जितने उन्होंने इंजेक्शन दिए, हर इंजेक्शन कोई 1,000 का है, कोई 500 का है, कोई 200 का है, कोई 400 का है, मतलब इतनी मतलब बुरी इन्होंने कॉस्ट चार्ज करी। मैं खुद देख के हैरान हो गया। मैंने कहा यार, जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है उसका तो बहुत बुरा हाल है। तो इंश्योरेंस होने के बाद भी हमें ऑफ कोर्स पैसे लगे थे। हमारे आई थिंक पड़े थे 5 या 6 हज़ार डॉलर के आसपास पड़े थे एट द एंड। तो 5-6 हज़ार मतलब वैसे भी बहुत ज़्यादा इंडिया के हिसाब से, लेकिन ये भी बहुत सस्ता हुआ हमको कि मतलब इतने में हमारा कुछ निपट गया सब कुछ। यहाँ पे बेटी का जन्म होने के बाद बेटी का डॉक्टर अलग, माँ का डॉक्टर अलग, दो अलग अलग डॉक्टर्स हो गए। वो कह रहे भाई डॉक्टर बताओ तुम्हारी बेटी का कौन है। मैंने कहा मुझे क्या पता, अभी बेटी का जन्म तो अभी हुआ है, अब मुझे क्या पता इनका डॉक्टर कौन सा है। फिर डॉक्टर आ रहे हैं जी लाइन पतार, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि मैं ये डॉक्टर हूँ, मेरी ये डिग्री है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे चेकअप मैं चेकअप करूँगा, ये करूँगा। अरे हद कर दी यार। यहाँ इतने तरह के इनके चेकअप हैं, इतने टेस्ट हैं, मतलब जन्म होने के बाद ब्लड विड्रॉल टेस्ट हो रहा है, ये टेस्ट हो रहा है, हियरिंग टेस्ट हो रहा है। मैंने कहा दिक्कत तो होने दो भाई, कोई दिक्कत होगी तो टेस्ट करो, अच्छा भी लगता है। इन्होंने तो लिस्ट बना रखी है, मतलब किसी के कोई मतलब मान लो खुदा ना खास्ता एक बच्चे की कुछ हो गया होगा, इन्होंने सारे टेस्ट मैंडेटरी कर रखे हैं। बच्ची को हियरिंग टेस्ट करना है, आई टेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है। हॉस्पिटल में लग गया, उसका जन्म हुए 2 दिन 1 दिन हुआ नहीं है, ये सारे टेस्ट करने शुरू कर दिए। मतलब मेरे को तो बड़ा गुस्सा आ रहा था। इन्होंने बकायदा कमरा दिया है होटल की तरह हॉस्पिटल के अंदर,
प्रॉपर कमरा है। अच्छा, कमरे में लॉक नहीं होता, ताला नहीं होता मतलब। अच्छा, रात को 2 बज रहे हैं जी, 3 बज रहे हैं, तुम सो रहे हो, लेट रहे हो, जो भी है, फट देनी चाहिए, टक टक कड़ा के अंदर। अच्छा जी, ब्लड टेस्ट का टाइम हो गया है। अच्छा, मैं वहीं था, मुझे तो कुछ समय तो मेरा तो झगड़ा भी हो गया था हॉस्पिटल वालों से। अरे मैंने कहा कुछ तो शर्म कर ले, 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, तो रात को ही तो खून निकालने को हो रही है, जब हमें पता है कोई ऐसा ब्लड मतलब लॉस नहीं हुआ है, मतलब बेखाम का लिस्ट बना रखी है इन्होंने कि वो सारी लिस्टें पूरी करके फिर ये तगड़ा बिल भेजेंगे इंश्योरेंस वालों को। तो मैं बाद में समझ रहा था यहाँ तो जी बहुत बुरा हाल है। मतलब यहाँ तो लोग हॉस्पिटल में जब भी कोई जाता है जब तो मतलब बहुत कोई तगड़ी सिचुएशन हो गई है, उसके बिना तो यहाँ हॉस्पिटल में कोई जाता ही नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ा यहाँ पे इशू है मेडिकल के उसके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको संभल के रहना पड़ता है यूएस में इस चीज़ के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं एक्सपेंसिव लेबर के बारे में। यहाँ पे जो लेबर है बहुत ही महंगी है। मतलब जिस दिन आप अगर यूएस में आते हो या मूव करते हो जो भी है, मतलब सोचो जहाँ भी आपकी गाड़ी खराब हो गई है या घर आपने आपने ले रखा है, जहाँ भी आपको कुछ भी बाहर से कोई सर्विस लेनी है, इसलिए यहाँ पे बाल कटवाने हुए या ठीक है शेविंग वेविंग करवानी हुई, ये सब चीज़ें होती हैं। लेबर, इट रिक्वायर्स लेबर। बाहर की मतलब आपको सर्विस लेनी पड़ती है। यहाँ पे कुछ भी काम होगा बहुत महंगा। मैंने पहले वाली वीडियोस में शेयर किया है काफ़ी कुछ कि गाड़ी के अगर ब्रेक लगवाने तो वो कितने महंगे पड़ते हैं, गाड़ी को ठीक करवाने कितने महंगे पड़ते हैं। ठीक है, घर में रहते हो बहुत महंगाई पड़ती है। घर की अगर घास कटवानी है, ठीक है, कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, वो चीज़ है। मैं जहाँ यहाँ रहता हूँ, मेरे यहाँ बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब बर्फ़ बहुत लोग क्या करते हैं वो नहीं करते, या नहीं उनके पास मशीन नहीं है बर्फ़ साफ़ करने की, या नहीं कर सकते, बुज़ुर्ग है, ठीक है, या ठंड लग रही है, जो भी है, वो बर्फ़ नहीं साफ़ करना चाहते। अब वो बर्फ़ पड़े पड़े फिसलन हो जाती है। तो यहाँ पे बर्फ़ को साफ़ करने के लिए कोई 20 ले रहा है स्टूडेंट, मतलब कोई नए बच्चे बच्चे कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एवरेज किसी कंपनी को आप फ़ोन करोगे तो $50-50 लेते हैं बर्फ़ को साफ़ करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बहुत बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बर्फ़ साफ़ करती है सिर्फ। उनको आप पैसे दो, वो आके तुम्हारे घर के फ्रंट से बर्फ़ साफ़ करेंगे। तो मतलब बताओ, बर्फ़ साफ़ करने के $50। अगर आप मतलब एक दिन की सैलरी होती है ना, जो मिनिमम वेज के हिसाब से एक दिन की सैलरी होती है लोगों की, $70-80, $100। सोचो अगर आपकी $80-100 सैलरी है एक एक दिन की, और आप $50-60 दे रहे हो सिर्फ बर्फ़ साफ़ कराने के, तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे हैं। $50 बहुत ज़्यादा होते हैं सिर्फ एक बर्फ़ को साफ़ करने के लिए। ऐसे ही हो गया घास, घास जो काटती है ना यहाँ पे, दूर से बहुत अच्छा लगता है, घरों के आगे पार्क हैं, पीछे पार्क हैं, ठीक है, बहुत अच्छी हरियाली है। अच्छा, हरियाली के साथ साथ तो घास भी आपको काटनी पड़ेगी। अब घास के लिए या तो आप खुद उसकी मशीन लाओ, उसको मेंटेन करो, उसमें तेल वेल डालो, उसको सेट करके चला के रखो, या तो वो करो, नहीं तो बाहर पैसे दो। कोई 20 ले रहा है, 30 ले रहा है, कोई 40-50, अलग अलग रेट्स हैं। जितना जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है उस हिसाब से अलग अलग रेट है। मतलब ये तो आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ। लेकिन ऐसे ऐसे यहाँ पे बहुत महंगी लेबर है हर चीज़ में। बाल कटाने जाओगे तो वहाँ भी $15 से $20 लेते हैं, इसलिए लोग घर में ही बाल काट लेते हैं। एक तो टाइम बचता है और पैसे बचते हैं, और ऑलमोस्ट फ्री में ही काम हो जाता है एक मशीन से ही। तो मैं तो अपने बाल टू बी ऑनेस्ट खुद ही काटता हूँ, मुझे बहुत साल हो गए। स्टार्टिंग में मैं 1-2 बार बाहर गया था, लेकिन वहाँ के पैसे देख के मैंने कहा तो बहुत महंगे ले रहे हैं। तो मैंने एक घर में मशीन लाया, मैं घर में ही काट लेता हूँ मैं। और बहुत जल्दी, अब तो मैं एक्सपर्ट हो रहा हूँ, मैं तो खुद ही नाई बन गया। मतलब मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मान लो 3 से 4 मिनट या 5 मिनट भी नहीं लगते मुझे अब तो काटने में बाल। मतलब मैं तो बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूँ। तो मतलब एनीवे तो ये बहुत अच्छा मतलब टॉपिक है। इस पे बहुत मतलब महंगी लेबर है यहाँ पे, कुछ भी घर में काम हो। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो घर के अंदर आपको एक लाइट का स्विच लगवाना है, ठीक है, वहाँ तो अपने किसी को बंदे को बुलाया इंडिया में, 150-200 रुपये दिए, काम हो गया जी, डन। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो प्रॉपर कॉलेज के अंदर जाते हैं, एजुकेशन करते हैं, पूरी पढ़ाई होती है इलेक्ट्रिशियन की। यहाँ पे ये नहीं कि जी उस्ताद सिस्टम में किसी दुकान पे बैठ के मैंने काम सीख लिया और मैंने तारें लगा दी। वो ठीक है, यहाँ पे जो बंदे तार लगाएंगे ना वो प्रॉपर कोड, जो रूल्स होते हैं, जो लॉ है, कानून है, बड़े तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बस लगा दिया, जुगाड़ कर दिया। यहाँ जुगाड़ नहीं करते, वो प्रॉपर काम करते हैं। लेकिन यहाँ के जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो प्रॉपर लाइसेंस इलेक्ट्रिशियन है, तो उनकी मतलब तनख्वाह भी लाखों में होती है सालों में ना। मतलब इलेक्ट्रिशियन बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिशियन की मतलब पूरी वैल्यू है यहाँ पे। तो एक घर में एक लाइट का स्विच लगाने के लिए पूरे प्रॉपर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, फिर वो बंदा घर पे आएगा, उसके $100 $150 भी चार्ज करते हैं एक एक स्विच लगाने के यहाँ पे। तो मतलब इससे मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ, बहुत महंगा है। मान लो आपकी घर में बाथरूम का टॉयलेट है, या जो शावर का मोरी है, जो नाली मोरी जो होती है पानी जाता है, वो मान लो अटक गई है, ब्लॉक हो गई है, उसको खुलवाने के लिए यहाँ पे प्लम्बर जो होते हैं $100 लेते हैं।
$100 $150 सिर्फ उसकी नाली की मोरी खोलने के लिए। वो है कुछ नहीं, थोड़ी मोरी हटा के सफाई करी, पानी हो गया सेट। लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं करते या नहीं जानते या नहीं पता या जो भी है, तो मतलब $100 $150 लेते हैं मोरी को खुलवाने के लिए यहाँ पे। तो बहुत महंगा है। ठीक है। और ऐसा करते हैं, एक एक टॉपिक में एक और आपसे शेयर करता हूँ, उसके बाद जाके हम शेयर बातें करेंगे। मैं हो सकता है इसकी मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी होती जा रही है वीडियो ये। तो एनीवे अगला मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो हाई प्रॉपर्टी टैक्स है। अच्छा, यूएस के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स बहुत ज़्यादा है। मतलब जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ तो मुझे इंडिया की बड़ी याद आती है। मैंने कहा यार इंडिया में तो मतलब ना के बराबर टैक्स है, काफ़ी जगह तो टैक्स है ही नहीं, और आजकल काफ़ी जगह शुरू हो गया है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं है कंपेयर टू यूएस। यहाँ पे जो मेरा घर है, मैं अपने घर में ऑलमोस्ट $5200 या $5400 देता हूँ एक साल के, सिर्फ प्रॉपर्टी का मैं टैक्स दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अगर आप टैक्स नहीं देते 1-2 साल तक तो ठीक है, जहाँ पे आपका तीसरा साल हिट कर गया तो गवर्नमेंट के पास राइट्स है, वो आपकी घर को नीलाम कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ये फंडा है। तो 1 साल तक मतलब नहीं देते, वो तो ब्याज लगाना शुरू कर देंगे। 2 साल तक मत दो, 3 साल तक मतलब इकट्ठा होने लग जाएगा। अगर तीसरे साल आपने अगर टैक्स नहीं दिया, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके हाउस को लिस्ट कर देगी ऑनलाइन कि ये घर बिका हुआ है। क्लियरली इसे इसे ऑक्शन बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्शन चलते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर लेना। यहाँ पर तो ऑक्शंस में आप घर के घर नीलाम हो जाते हैं। मतलब मुझे चाहे पता भी ना हो, मेरे घर पे लेटर आएंगे कि तुम्हारे घर को हमने नीलाम कर रहे हैं, जल्दी पैसे दे दो नहीं तो नीलाम कर रहे हैं। अगर मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं करता, नहीं मतलब मैं जवाब नहीं देता, तो लास्ट में क्या होगा, मेरा घर बिक जाएगा। मुझे मतलब इतना पता भी नहीं होगा, मेरा घर भी बिक जाएगा। फिर मेरे घर पे पुलिस आएगी और मुझे बोलेगी भाई घर खाली कर दो, तुम्हारा घर बिक चुका है। तो यहाँ पे जब कभी कभी घर बिकते हैं ना, तो बहुत घरों में डैमेज होती है। जब घर तुम्हारा मान लो ले लिया, तो लोग क्या करते हैं, अपने घर को ही तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं। बाथरूम तोड़ दिया, सिंक तोड़ दिया, दीवारें तोड़ दी, फिर घर को खाली छोड़ छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे में जब घर घर तुम लेने जाते हो नया, तो बहुत जगह क्या होता है, वो ऑक्शन वाले घर होते हैं, उसे फोर क्लोजर बोलते हैं। यहाँ पे फोर क्लोजर लिख दूंगा मैं स्क्रीन पे, उसे फोर क्लोजर बोलते हैं। तो वो घर क्या होते हैं, वो बैंक ओन घर है, जो बैंक ने मतलब ले लिए लोगों से वापस, क्योंकि उन्होंने लोन नहीं दिया। सॉरी, मैं आई थिंक मिक्स कर गया यहाँ पे। अच्छा, ये दो फंडे होते हैं। ये वाला मतलब कॉन्सेप्ट वही होता है, ऐसे ही बैंक का होता है, ऐसे ही प्रॉपर्टी का होता है। अगर तुमने नहीं दिया तो वो जो होता है, जो गवर्नमेंट ओन ऑक्शंस वाले होते हैं, जो गवर्नमेंट बेचती है, लेकिन वही फंडा होता है मोर्गेज का। अगर आपने घर की किस्त नहीं दी, वही सेम कॉन्सेप्ट है, तो आपका घर भी नीलाम कर देते हैं यहाँ पे। तो तो एनीवे गाइस, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। मैं एक और नई वीडियो बनाता हूँ इसी के ऊपर पार्ट 2 करके। उसमें मैं और इन्फॉर्मेशन ऐड करूँगा, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने सीखी है लास्ट 12 साल के अंदर अंदर। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको यूएसए की बहुत क्लियर स्टोरी बता रहा हूँ। बहुत इन्फॉर्मेशन है मेरे पास शेयर करने के लिए, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, लेकिन हो सकता है 2 वीडियो में मैं निपटा दूंगा सारा कुछ और आपको सब चीज़ें मैं समझा दूंगा। तो एनीवे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2। इसका पार्ट 2 बनाते हैं और फिर मिलते हैं भाई लोगों। खुश रहो, मज़े में रहो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ गुड डे।